हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं जिसकी आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे वो बात तो आपको बता दूं। आप सोच रहे होंगे सर क्या डिमांड कर रहे थे? डीपीपी है ना। डीपीपी इन द सेंस इसका पीडीएफ है ना, जो हम यहाँ पे टॉप 10 न्यूमेरिकल या टॉप 15 न्यूमेरिकल में यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। नीट के और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के जो हम यहाँ टॉप 10 न्यूमेरिकल क्लियर कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उनको बेहतरीन तरीके से उनके एनालिसिस कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट सीख रहे हैं, उन पर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में आएंगे यानी कि उसके चांस बनेंगे उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन उनकी पीडीएफ जितने भी वीडियो आपके पास जा चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब ये जो आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, पूरा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे कवर किया जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप लिंक को ओपन करेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। राइट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अब मिल गया है, सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे, फिर मस्त तरीके से आप लेक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा फील आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ गए बात को? ठीक है, चलो तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि बस ऐसी है आज की कहानी, मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये पूरी सीरीज हमने कंप्लीट भी करनी है और आपको बढ़िया तरीके से इसको सिखाना है, तो आप ईमानदारी के साथ इसको देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। देखो यार, जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको फील नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, खुद से क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। राइट, आप ही को प्रैक्टिस करनी है, आप ही ने एग्जाम देना है, मैंने आपको हेल्प करनी है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये कंसेप्ट है, इतनी इजी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं आप लोगों के लिए, जो पीवाईक्यूज हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और उन पे डिपेंडेंट कंसेप्ट का यूज करके सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। राइट, सो हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चेक करें, दोनों एग्जाम में बॉस, नीट में भी और जेईई मेन में भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आगे पूछे जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसकी कहानी और कितनी आसान तरीके से हम इसको क्रैक कर सकते हैं, कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ओके सर ना, बहुत बात कर ली, अब जल्दी से ना क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ है 12A। ध्यान से समझना, एक कंडक्टिंग वायर है आपके पास, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है 12 टाइम्स ऑफ ए और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है R। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया सर। इज वाउंड अप एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ, इस वायर को इस तरीके से वाउंड किया जाता है कि एक कॉइल बन जाती है और वो कॉइल कैसे भी बना सकता है, सर्कुलर बना सकता है, रेक्टेंगल बना सकता है, ट्रायंगल बना सकता है, भाई स्क्वायर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। देखते हैं क्या बनाया है इसमें। ठीक है, उसने बोला कॉइल इन द शेप ऑफ, पहली जो शेप उसने बनाई है उस वायर से वो बनाई है इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। वाह क्या बात कर दी भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई। तो एक वायर है, इसको बेंड करके एक तरीके से इसकी हेल्प से एक ऐसी कॉइल बना दी जिसका ट्रायंगल बन गया, वो भी इक्विलेटरल, और इसकी हर साइड ए है। बात समझो, ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो 12A है, जबकि आपने जब इसमें ट्रायंगुलर में शेप में इसको कन्वर्ट किया है तो इसकी जो टोटल ये जो लेंथ बनी यहाँ पे यूज हुई है ए 3A यूज हुई है यार यहाँ पे, तो जबकि ये तो 12A का है, तो इसका मतलब इसकी कितनी लेयर आपने बनाए हो, कितने टर्म्स यहाँ पे आपने यूज करे होंगे। देखो 1, फिर एक बार और 2, फिर एक बार और 3, है ना। एक ट्रायंगल जब आपने बनाया तो इसमें लेंथ यूज हो रही है L'3A, तो ऐसे ही इसमें इसी के ऊपर 3 लेयर आपको बनानी पड़ेगी। 1, 2 हो गई, फिर एक और बनानी पड़ेगी 3, ये 3 हो गई आपके पास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब है ना, जब आपने इसको ऐसे ऐसे टर्न बनाए होंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपने बनाए हैं 3, तभी नोट 3 मैन, नो 3, क्योंकि 12 है साइड से 3A है तो 4 बनना चाहिए यार, है ना। एक और बनानी पड़ेगी आपको, एक और बनानी पड़ेगी तो 4 होनी चाहिए, है ना। देखो ना, एक ट्रायंगल जब आपने बनाया तो साइड लेंथ उसकी 3A, तो जब 4 बनाओगे उसी के ऊपर 4 टर्न्स आप बना दोगे वैसे ही, तो 4 × 3 दैट इज 12A, टोटल लेंथ 12A ही होनी चाहिए। बस इस चीज पे फोकस करना था आपने, ठीक है, क्योंकि ये टोटल लेंथ कवर होनी चाहिए ना। अब आप बता सकते हो, अब निकालना क्या है सर, हमें निकालना है कि सपोज करो ये करंट कैरिंग कॉइल बन गई, ऐसे करंट जा रही होगी इसमें ऐसे, तो हमें इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। तो लेट्स सी इसका डायपोल मोमेंट होगा m1, और डायपोल मोमेंट किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का दोस्तों होता था I × A, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, जो भी रहेगा उसमें जो करंट है वो रहेगी, और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया?
कूल। तो ये 4 टर्न्स ही क्यों बनाए, क्योंकि एक टर्न में उस ट्रायंगल में 3a साइड बन रही थी केवल। 4 जब टर्न इसमें यहाँ पे बनाएंगे तो 4 × 3 दैट इज 12 कंप्लीट बन जाएगी। तो पहला आई एरिया तो आप सबको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता था √3/4 इंटू साइड का साइड दैट इज साइड का स्क्वायर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं टोटल, दैट इज 4 है। तो हम लिखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो गया सर, √3i और साइड क्या है सर इसकी ट्रायंगल की a, तो a का स्क्वायर, ये बन गया m1। चेक करा लो, आप मैच करा लो भाई मैच करा लो। तो उसने बोला जो ट्रायंगुलर शेप का आपने एक शेप बनाई है उसका जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, तो चलो दूसरा भी निकाल लो, आप अपने आप देख लेंगे फिर। अब उसने बोला इसी वायर का यूज करके इसको कन्वर्ट करके दूसरी शेप स्क्वायर टाइप की बनाई है, ठीक है, स्क्वायर टाइप की बना दी, लो भाई ये बन गई। तो जब स्क्वायर टाइप की बनाई होगी तो ये 12a कितने टर्म्स में कन्वर्ट होगी, देखो स्क्वायर उसकी भी साइड a है, a, तो अभी तो केवल 4a ही इसमें यूज हुई है, जबकि टोटल है 12, तो 3 टर्म्स बनाने पड़ेंगे, 4 × 3 ऐसे, एक बार और फिर एक बार और, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे यूज हो रहे होंगे 3, क्योंकि इसकी साइड है 1 1 1 1 4 × 3 दैट इज 12, तब ये यूज होगा। अब इसमें भी कुछ करंट मान लो, करंट जा रही है भाई इसमें, और इसका डाइपोल मोमेंट मान लो m2 और दैट इज i × n × a, तो ये आ जाएगा m2, i तो i है, नंबर ऑफ टर्न्स है 3 और एरिया होता है स्क्वायर का एरिया तो साइड का स्क्वायर होता है, तो m2 आ गया 3ia², ये इसका आंसर है। बस मैच करा लो मैच करा लो। बी ऑप्शन आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर जो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, मेरे पास यहाँ पे बुक है उसके अकॉर्डिंग दिस इज द आंसर। बस कंसेप्ट समझो ना, कंसेप्ट समझो, कितना आसान हो गया, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप कर सकते हो यार। मतलब यार क्या बात कर रहे हो यार, दोनों एग्जाम में आया है यार, आगे भी आ सकता है यार, तो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट भी पता चल गया, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी पता चल गया, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला भी पता चल गया। चलो भाई 1 कप ऑफ कॉफी बनती है ओके। आपको तो ऑफर नहीं कर सकता, कभी करूंगा जब आप बेहतरीन तरीके से मार्क्स लेके आएंगे, स्कोर बनाएंगे, एक बेहतरीन स्कोर बनाएंगे फिजिक्स में भी और ओवरऑल, और मेरे साथ शेयर करेंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार, तब आपको सब कुछ दिया जाएगा, कॉफी से लेके पार्टी वार्टी, ग्रैंड पार्टी मस्त तरीके से है। उससे पहले मेहनत करो जी तोड़कर, हर शौक से मुंह मोड़कर। क्या बात कर दी सर। ओके गाइस, सो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस एक से एक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत बार आया ये क्वेश्चन भाई, इस टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन ये बस पार्टिकल का नाम चेंज कर देता, बहुत बार आया है। तो मान के चले आप बहुत ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के, फिर से आने के, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इस पे सिमिलरली पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन में बोला है प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। पहले लिख लो, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है कि नहीं। ये है आपका प्रोटॉन, ये है आपका ड्यूट्रॉन, ये आपका अल्फा पार्टिकल, 3 पार्टिकल आपके पास दे रखे हैं। अगर एक चीज मैं बिना आगे क्वेश्चन के पढ़ूं लिखूं, जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत ज्यादा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। तो देखो प्रोटॉन पे अगर चार्ज क्यू माना है आपने, प्रोटॉन पे चार्ज क्यू मान लो, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, बात समझना, ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ड्यूट्रॉन पे, ठीक है, ये भी क्यू ही होता है। और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है, ये इन सब का डबल होता है, ठीक है। मतलब ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ही इक्वल है, बट अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, कभी कभी वो हीलियम न्यूक्लियस भी कह देता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो भाई ये होता है, ये पहले पता होना चाहिए। प्रोटॉन का जो मास है, लेट्स सी m है, ड्यूट्रॉन का जो मास है वो डबल होता है प्रोटॉन के मास से, ध्यान रखना। और जो अल्फा पार्टिकल पे मास है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। ये पहले तो आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने बोला कि ऑल दीज 3 पार्टिकल्स हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात कर रहा है भाई, उसने बोला एक कांस्टेंट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है,
कांस्टेंट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, यानी बी को कर दिया उसने कांस्टेंट और काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल की कर दी सेम, यानी वो भी कांस्टेंट होगी। तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, रेडियस, मान लिया कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी जो रेडियस होगी वो r है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा होता है, याद करो, है ना, याद करो, तो r इक्वल टू होता था mv/qb। बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में जो उसने कंडीशन अप्लाई करी है वो है काइनेटिक एनर्जी, तो हमें ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मास इंटू वेलोसिटी है, और मास इंटू वेलोसिटी तो होता है मोमेंटम, भी लिख सकते हो आप इसको, दैट इज p/qb। भाई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मोमेंटम सेम कर दिया। अगर क्वेश्चन में बोला होता था सारे पार्टिकल का मोमेंटम सेम है, तब क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते, ठीक है। तब वो मोमेंटम अगर सेम है, बी भी सेम है, तो चार्ज पे डिपेंड करता केवल 1/q, और यहां से हम निकालते r1/r2 इक्वल टू q2/q1। अगर दो पार्टिकल होते, मतलब दो पार्टिकल को कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट आप ऐसे कर लेते, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है सेम, मोमेंटम नहीं सेम है, काइनेटिक, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? याद करो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है p²/2m इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मोमेंटम निकाल सकते हो 2m/k √। तो जहां पे आपका p है वहां पे ये लिख सकते हो, क्योंकि हमने इस रिलेशन को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये ना मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा कि भाई ऐसा आ गया तो भी कर लोगे, ऐसे आ गया तो भी कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ गया तो भी कर लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझो बस आप, ठीक है। तो देखो यहां से फॉर्मूला बना आपका r इक्वल टू √2m/k/q/b। अब देखो क्या क्या सेम है उसको हटा दो, 2 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, k उसने सेम कर दिया सबका, b भी सेम कर दिया, तो ये रेडियस जो है उनके पाथ की ना वो k पे डिपेंड करेगी ना b पे, 2 पहले से ही कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? केवल अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ये केवल √m और नीचे आएगा q इसके है, देख लो, है ना। ये रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर ना, दिस रिलेशन। उसने बोला बताओ उनकी रेडियस में, मान लिया प्रोटॉन की रेडियस है rp और इसकी रेडियस है rd और इसकी रेडियस है rα, इनमें रिलेशनशिप बताना है। चलो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये आ गया रिलेशन। तो अगर मैं प्रोटॉन की रेडियस निकालूं तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, मास उसका m मान लो और उसका चार्ज तो q ही है। अगर मैं ड्यूट्रॉन का निकालूं तो उसका मास होता है डबल और चार्ज होता है q, मतलब आप यहां से बहुत क्लियरली देख सकते हो rd इज ग्रेटर देन, क्योंकि √2 टाइम्स ज्यादा है, देखो इससे, इस वैल्यू से ये √2 टाइम्स ज्यादा है rp, ये तो क्लियर हो गया। ड्यूट्रॉन के सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो प्रोटॉन से ज्यादा है, दिख रहा है √2 ज्यादा है इसमें, इसमें देखो है ही नहीं, ये और ये क्या डिसिमिलैरिटी है, इसमें √2 एक्स्ट्रा है बस। अगर आप अल्फा पार्टिकल का निकालोगे तो अल्फा पार्टिकल का जो होगा √4m होता है वो तो, और चार्ज उसका 2q होता है। तो एक चीज अगर ध्यान से देखो आप, r अल्फा यहाँ पे 2 बाहर आएगा, √m अंदर जाएगा, 2 × q ये कैंसिल, तो r अल्फा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है m/q पे, यानी वो वही रेडियस आ गई जो प्रोटॉन की है। मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो रेडियस प्रोटॉन की है वही अल्फा पार्टिकल के पाथ की है, लेकिन ड्यूट्रॉन के पाथ की रेडियस अल्फा प्रोटॉन से ज्यादा है, तो पक्का अल्फा से भी ज्यादा हो, क्योंकि दोनों सेम है। तो रिलेशन क्या बन गया? रिलेशन क्या बन गया? रिलेशन बन गया दोस्तों, we can say rd is greater than rp is equal to r alpha। आप देख सकते हैं, this is your answer, this is your answer। और ज्यादा अगर क्वेश्चन चेंज करेगा ना तो पता है क्या चेंज करेगा? प्रोटॉन दे देगा, ड्यूट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तब क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना, तब फिर रिलेशन बनाना, ऐसा तब फिर बनाना। तो वो बोलेगा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इसमें दिया है प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा। कंसेप्ट मैंने पूरा समझा दिया है, समझदार हो, दोनों एग्जाम में, दोनों में आया, दोनों में, कई बार, एक बार नहीं कई बार, ध्यान से समझना आगे के लिए भी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लो, बहुत बेहतरीन सा एक प्रॉब्लम है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आने के डिक्टो डायरेक्ट ही आने के, चूंकि आ भी चुका है, डिक्टो आने के फिर से चांस बने रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला डिपेंडेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन में आप फंस के आ जाओगे, और एक ईजी सा क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से देख लो। उसने बोला प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी, एक प्रोटॉन
प्रोटोन है जो मूव कर रहा है सम वेलोसिटी के साथ, दैट इज 3 × 10⁵, यानी स्पीड दे रखी है उसकी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। प्रोटोन है भाई, प्रोटोन है भाई, समझने का भाई। उसने बोला एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है 0.3 टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कूल कूल कूल। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, ओहो, यानी V और B के बीच में एंगल दे रखा है 30 डिग्री, मतलब अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा वेलोसिटी के साथ, इनके बीच में एंगल दे रखा है। याद रखना एक बात हमेशा, जब भी कभी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे एंटर करे, किसी एंगल पे, तो वो ऐसे 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 स्पाइरल पाथ बनाते हुए आगे बढ़ता है। स्पाइरल पाथ बनता है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। स्पाइरल पाथ बनाएगा वो, स्पाइरल पाथ बनता है, इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखें, ठीक है। तो इस केस में जब भी कभी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल गिवन हो, तो समझ जाना यही सिचुएशन होगी। और अब अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है बॉस, वो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर से पूछ लिया। आप बोलोगे सर अभी तो किया था R = mv/qb। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल मूव करता है तो यही तो रेडियस होती है उसके पाथ की। नहीं, ये तब होती है जब वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। जब वो इस टाइप के पाथ को फॉलो कर रहा है तब रेडियस हो जाएगी mv की में sin थीटा भी लेंगे into qb। then you have to take the perpendicular component of this velocity, that is the sin theta, right? तब ये यूज करना है। बस थोड़ा सा रिलेट हो गया तो आसान हो गया ना, सब कुछ गिवन है, सब पुट कर दो। तो r हो गया मास। मास कितना है भाई, मास दिया है क्या भाई, मास देख लो कितना है मास किसका भाई। अच्छा, E/m की वैल्यू दे रखी है प्रोटॉन के लिए। वाह क्या बात है, वाह। देखो ये m है और प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे इसको m/e, वरना हमें पुटअप करना पड़ता v sin 30 और ये हो गया b। तो हमें पता है गिवन है क्वेश्चन में E/m कितना गिवन है 10⁸, ठीक है। यूनिट क्या है कूलम पर केजी। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूं m/e तो 10⁻8 हो जाएगा। यस, यहां पुट कर दो, देखो ठीक है। तो मजा आ गया। 10⁻8 स्पीड कितनी है सर 3 × 10⁵ sin 31/2, b है 0.3, ये 3 कैंसिल, ओ तो यहाँ पे -8 है, -3 बचेगा और ये by2 भी है, by2 भी तो है, तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻3। ये होना चाहिए, देखो चेक करें आप, ठीक है। यही है ना बॉस, यही होना चाहिए, ठीक है। तो 0.5 10⁻3, राइट। तो बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे एक बार। 30 डिग्री है, 1/2 हो गया, 0.3 टेस्ला था। ओ वेट, क्योंकि एक पॉइंट भी तो है नीचे, ये पॉइंट से 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट भी तो है नीचे, ये 10 जो था 1, ये 0.1 बचेगा यहाँ पे, 10 एक 10 कैंसिल, तो 0.5 10⁻2 बचेगा। और ये -2 को अगर मीटर में लिखना है तो ये है, वरना 0.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। दिस इज योर रेडियस। बस थोड़ा ख्याल रखना है। देखो यार फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको हर चीज रिवाइज करके जानी है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करके जानी है। मजा आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये आप देख ही सकते हो, लेकिन ये फर्दर जेईई मेंस में नीट में एज इट इज आएगा, अगर आया तो एज इट इज, ये ध्यान रखना, ठीक है। आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है। एंड ये क्वेश्चन मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ जो आईआईटी में आ चुके हैं, जो क्योंकि नीट में और जेईई मेंस में एज इट इज आते हैं, इनमें कुछ भी डेटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट को यूज करके सेम डिक्टो ही प्रॉब्लम दे दी जाएगी। तो क्वेश्चन में दे रहा है दो पार्टिकल है ए एंड बी, जिनके मास है ma एंड mb रेस्पेक्टिवली, हैविंग द सेम चार्ज आर मूविंग इन अ प्लेन, हैविंग द सेम चार्ज मूविंग इन अ सेम प्लेन, ओके। और यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सर्कल से बने होते हैं, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन है बॉस, आउट ऑफ द प्लेन है बॉस। और एक पार्टिकल का पाथ ऐसे दे रखा है, दूसरे पार्टिकल का पाथ ऐसे दे रखा है, आई थिंक सो, यस, इस तरीके से ना, यस।
तो ये पार्टिकल 1 के लिए पाथ है, ये पार्टिकल 2 के लिए पाथ है, आई मीन बी के लिए पाथ है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि भाई इनका जो चार्ज है ना वो तो सेम है, हर ये पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, ये अपने इस पाथ पे जा रहा है और एक पार्टिकल अपने इस पाथ पे जा रहा है। तो इस पार्टिकल का जो चार्ज है वो बी वाले पार्टिकल के चार्ज के इक्वल है, मतलब दोनों का चार्ज सेम है और दोनों का बी भी सेम है। भाई एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है ना, दोनों के दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, पाथ सर्कुलर पाथ आप देख सकते हो अलग अलग है। सपोज करो इसका सेंटर कहीं यहाँ है तो इसका रेडियस कुछ आर ए मान लो और इस बड़े वाले का रेडियस कुछ आर बी। देखो रेडियस अलग अलग है क्योंकि ये अगर जब अपना पाथ कंप्लीट करेगा तो इस पे आएगा, ये कंप्लीट करेगा तो देखो ये बड़ा वाला है, तो अंदर वाला जो है ये वाला जो दे रखा है बी की रेडियस एक मिनट, ये अंदर वाला बी है तो दिस इज बी और बाहर वाला ए, दिस इज ए। तो इसका पाथ छोटा है, इसकी रेडियस कम है और बाहर वाले की रेडियस ज्यादा है, ठीक है। अब पता क्या पूछ रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जो दिख भी रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आर वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली एंड द ट्रेजेक्टरीज आर शोन इन द फिगर। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बताओ रिलेशनशिप क्या होगी। उसने बोला इस पार्टिकल की जो स्पीड है, जो ये वाला जा रहा है, इसकी वी बी है और इसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ जा रहा है वी ए है। यार क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा फॉर्मूला देखो कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी स्पीड में और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। अभी तो किया कितने क्वेश्चन कर लिए हमने। R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अब देख लो क्या क्या सेम है, मास अलग अलग है। देखो एम ए इसका मास दे रखा है एम ए और बी वाले का मास दे रखा है इस वाले का, दैट इज एम बी। तो V अलग अलग है, ये सेम है, देखो दोनों चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो बच्चा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। अब आप क्लियरली देख सकते हो रेडियस मास और V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, रेडियस जो बाहर का पार्टिकल है A उसकी ज्यादा है, यानी RA इज ग्रेटर देन RB, ये क्लियर है इससे। और हमें पता R mv पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, ma, मतलब जिसकी रेडियस है, A पार्टिकल का मास, A पार्टिकल की स्पीड, ये हो गया इज ग्रेटर देन, ये आरबी की जगह लिखूंगा एमबी और वीबी। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन, चेक कर लो। चेक कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, चेक कर लो यार, कर लो क्या बाप, मेरे को पता है क्योंकि डिक्टो आते हैं ऐसे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, बस देखते रहेगा। सारे कंसेप्ट में यहाँ पे डिस्कस करने का, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व करके आएंगे, हर कैटेगरी करके आएंगे, बस आप प्रैक्टिस करके जाने का। साथ में मिलकर करेंगे ना, है कि नहीं, साथ में मिलकर करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, काफी चांस होते हैं इस क्वेश्चन के फर्दर आने के, क्योंकि ऑलरेडी कई बार आ भी चुका है, कई बार बोल रहा हूं मैं, एक बार नहीं कई बार आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना क्या है इसमें। उसने बोला थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई। केबल मतलब एक वायर है, थिक वायर है, आप इस तरीके से मान सकते हो, इस तरीके से मान सकते हो, इस तरीके से मान सकते हो, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इसकी कुछ रेडियस होगी यार, एक वायर है आपके पास, ठीक है, जो कैरी कर रहा है करंट, ठीक है, कूल। अब आगे पढ़ लेते हैं बॉस। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है बॉस, ठीक है। उसने बोला द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी which is dependent upon small distance r, ठीक है, due to the cable with the distance r from the axis of cable is represented by, this is the axis of cable, ये है एक्सिस है। देखो भाई, अगर इस केबल की एक्सिस से आप पॉइंट कंसिडर करो, एक पॉइंट तो आप यहीं ले लो इसी के ऊपर ही, एक इसके अंदर, एक इसके बाहर और एक मतलब सरफेस पे, ये है एट सरफेस, ये है एट सरफेस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ये है इनसाइड पॉइंट, इनसाइड, और ये आउटसाइड पॉइंट, और ये एक्सिस पे ही है, ये वाला पॉइंट जो है ये एट एक्सिस है, एट एक्सिस। तो याद रखना हमेशा उस वायर के अंदर एक्सिस पे जो पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, और उस एक्सिस से दूर लेकिन उस वायर के अंदर, उस सिलिंड्रिकल वायर के अंदर, ये जो इनसाइड पॉइंट है, आर डिस्टेंस जो स्मॉल आर है, ये कैपिटल है, उसकी रेडियस है, तो जहां इनसाइड पॉइंट होता है वो रेडियस से कम है, और एट सरफेस पे ये इक्वल है रेडियस के, और ये आउटसाइड पॉइंट है, देखो ये डिस्टेंस जो होगी ये ग्रेटर देन होगी रेडियस से, क्योंकि ये पॉइंट तो पूरे सिलेंडर से बाहर हो गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है और डिस्टेंस चेंज हो रही है स्मॉल आर देखो जीरो भी है, कैपिटल आर यानी रेडियस से कम भी है, और उससे ज्यादा भी है, और उसके इक्वल भी है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, दो रिजल्ट याद रखना बस इसके, एक इनसाइड वाला जब ये कंडीशन हो कि पॉइंट इसके अंदर हो, कहीं एक्सिस पे ना हो, इसके अंदर कहीं भी हो, तो इस केस में इनसाइड जब भी हो, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड केस में वो दोस्तों होता है म्यू नॉट आई
ओवर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ये याद रखना हमेशा। म्यू नॉट फॉर 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट कर दी उसने, रेडियस भी कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस है जो पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी अंदर के पॉइंट पे पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अगर आर की वैल्यू 0 करोगे मतलब यहां 0 होगी, तो ओरिजिन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा ऐसे, ठीक है। यहां तक जब पहुंचेगा तो मैक्सिमम फील्ड बन जाएगा, और यहां पे ये जो ग्राफ है ये आर लेस देन आर इंटरनल पॉइंट के लिए है, और जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेगा, सरफेस पे पहुंचते ही ये डिस्टेंस हो जाएगी इसके इक्वल, और यहाँ पे फील्ड जो भी होगा वो मैक्सिमम हो जाता है। समझ गए। अब इसके बाहर आओ, जब आप इसके बाहर आओगे आउटसाइड पॉइंट पे, यानी इसके लिए जब उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है मतलब आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस वायर की वजह से होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ये होता है, याद रखना। और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड पॉइंट पे, और ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये रिजल्ट याद रख सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, आया भी है, बहुत बार आया है, चेक करेंगे जाके। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया कि जिससे ग्राफ भी हो जाए और ये फॉर्मूला भी आपको पता चल जाए कि इंटरनल पॉइंट पे क्या होता है और आउटसाइड पॉइंट पे क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है। बहुत बार पूछा गया है इन पे न्यूमेरिकल और ये ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए होंगे आप, ठीक है, मान के चल रहा हूं मैं। अब चलते हैं एक बहुत धुरंधर और बहुत धांसू क्वेश्चन की तरफ। आईडी में ऑलरेडी आ चुका है, जी मेन में ऑलरेडी आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आईडी में बहुत पुराने जमाने में आया था, फिर वही जी मेन 2019 या 18 में पूछ लिया गया, अब वही फिर से पूछा जा सकता है जेई में और नीट के एग्जाम में। ध्यान रखना, नीट के लिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का माना जाएगा, थोड़े से अच्छे लेवल का माना जाएगा, लेकिन इजीली आप समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ऐसे हियर वी गो, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखेंगे भाई। नीट में एज इट इज, यू नो, जेईई मेन में इसी सेम कैटेगरी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, फर्दर आने के बहुत सारे चांस होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है बॉस। तो ये कंसेप्ट भी आपने सीखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की शक्ल देख लो, थोपड़ा देख लो, समझ लो, उससे दोस्त यारी कर लो भाई, रिक्वेस्ट करो भाई हो जाइयो यार, वो बोलेगा भाई थोड़ा पढ़ के तो आ जाएगा यार, थोड़ा सा तो कंसेप्ट याद रखा कर यार, वो ऐसे बोलेगा आपको, इसलिए तैयार होके जाना है बॉस, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक वायर को मोड़ के डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करके रखा गया है वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन है। तो कैसे है देखो, इधर है वाई एक्सिस, इधर है जेड एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस, ऐसे रखा है उसने। भाई उसकी मर्जी, एक्स वाई जेड किसको बोले। अब पता है उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि ये तो होगी आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, और एक वायर को इस तरीके से मोड़ा है, कैसे मोड़ा है देखो, इसके पैरेलल एक्स के, कितना वाहियात पैरेलल बना रहा हूं मैं तो इसके पैरेलल ऐसे देखो, इसके पैरेलल, फिर यहां से सर्कुलर बना दिया ऐसे, और फिर से इसके पैरेलल लेके आया ऐसे, एक वायर को ऐसे रख दिया। ध्यान से समझना, क्योंकि ये 2D में बना रहे हैं, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ही होता है ये, ठीक है। अगर 3D में देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे नहीं है, ये ऐसे है ऐसे, और ये फिर ऐसे, इस तरीके से, समझ गए। इधर से करंट जा रही है ऐसे, फिर इसमें को घूम के ऐसे, एक ही वायर था उसको बस मोड़ के ऐसे रख दिया, और ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। और ये जो सर्कुलर वायर दिख रहा है तुम्हें, सेमी सर्कुलर का, यहां से यहां तक की इसकी रेडियस आर होगी, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वायर कैरिंग करंट आई हैज द शेप एज शोन इन द फिगर, द लीनियर पार्ट ऑफ द वायर वेरी लॉन्ग, जो लीनियर पार्ट है वायर का ये वाला, ये वेरी लॉन्ग है, यानी यहां से तो ये सर्कुलर कन्वर्ट हो गया, लेकिन इधर से कहीं से जब ये आ रहा है तो ये लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी तक जाओ, और ये वाला भी यहाँ खत्म हो गया, लेकिन इधर से ये लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी तक जाओ, ये लॉन्ग वायर है भाई, वाह वाह क्या बात कर रहा है। तो उसने बोला रेडियस ये है, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ निकालो, इस पूरे करंट कैरिंग कॉम्बिनेशन की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। चलो भाई देख लेंगे, और हमेशा वेक्टर का ख्याल रखना है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है बहुत, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊं, वाह बढ़िया, ठीक है। बस एक चीज को इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, मेरे संग संग इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। कैसे सर, कि ये जो वायर है ये ऐसे है ही नहीं, ये तो यहाँ पे 2D में पेपर पे हमें बनाना पड़ता है, ये ऐसे है, ये वाला वायर जो है ये ऐसे है, ऐसे, और ये ऐसे है, इसमें करंट ऐसे अंदर को जा रही है, इसमें करंट बाहर को आ रही है, ऐसे है, जैसे गेट नहीं होता है, ये हो गया रास्ता और ये गेट हो गया एंट्री, ठीक है, ऐसे समझो। चलो अब ये देखो कितने वायर हैं, किस किस टाइप के हैं, उन्हीं के फॉर्मूले यूज करके आराम से क्वेश्चन को करेंगे आप ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोट करके याद दिला दूं आपको कंसेप्ट सबसे पहले तो, ठीक है। चलो, जब आपके पास एक सेमी सर्कुलर या कैसा भी वायर होता था, कैसा भी, मान लिया वो सर्कुलर टाइप का वायर है, एक आर्क है, तो उसके सेंटर पे वो जो एंगल बनाता है सेंटर पे, उसको हम थीटा कहते हैं, और इसमें जो करंट है इसकी रेडियस आर है, ये सेंटर है,
तो दोस्तों जब आपकी कोई सर्कुलर टाइप का वायर की करंट की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ फॉर्मूला यूज होता है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू थीटा, जो एंगल बना रहा होगा। थीटा रेडियन में लेना है पाई के टर्म्स में, एक तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखें सर, पॉइंट नंबर 2 कि जो स्ट्रेट वायर होता है, स्ट्रेट वायर, ठीक है, अगर वो करंट कैरी कर रहा है और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए, या तो अगर पॉइंट इसी के रास्ते में है, कहीं इसी वायर के रास्ते में कोई पॉइंट है P1, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर देखो मान लिया वायर इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे, और इन्फिनिटी से आ रहा है, कहीं से बहुत लॉन्ग वायर है, और इसके दूसरे वाले एंड जो होगा, इस वायर के दूसरे वाले एंड के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है, बिल्कुल उस एंड पे देखो 90 डिग्री पे कोई पॉइंट है, मान लिया P2, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है म्यू नॉट आई ओवर, याद रखना, 4 पाई आर, ये होता है हमेशा, याद रखियो हमेशा। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बॉस, समझ गए ना बॉस। अब देखो ये फंडा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब हमें पता चल गया कि यार 3 वायर है, एक तो ये रहा इधर से आया और यहाँ तक, ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट है, ये जरूर चेक कर लेना कौन कौन से वायर है, स्ट्रेट, सर्कुलर, स्ट्रेट। तो इसको वायर 1 दे दो, वायर 2 दे दो, और इसको नाम दे दो वायर 3, सबकी वजह से निकालो। सेंटर में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर 1 की वजह से, ऐड कर दो वेक्टर के साथ, ऐड करना है, बस ऐड करना है, ध्यान रखना जितने भी होंगे सबको ऐसे ऐड करना है। वेक्टर जब हटाएंगे तो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, वहां डायरेक्शन के साथ लिखेंगे प्लस माइनस जो भी होता है, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले ये देखो, ये वायर ऐसे है, एक्चुअली में ये ऐसे है, तो इस वायर का ये वाला जो एंड है ये तो इन्फिनिटी पे है कहीं ऐसे, लेकिन ये वाला एंड यहाँ खत्म हो गया। अब इसी के पास देखो ये पॉइंट है परपेंडिकुलरली, ये वाली कंडीशन है कि नहीं है, देख लो ना यार, ये वाला वायर है, देखो करंट अंदर को जा रही है और यहां से ये लाइन अब इस पेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस एंड के परपेंडिकुलर पे ये पॉइंट है, मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, दिस इज r। अब देखते हैं डायरेक्शन जब करंट अंदर को है तो याद रखना ये राइट हैंड है, राइट हैंड रूल यूज करना है, मुक्का थप्पड़, इसको बोलता हूं, मेरा फंडा क्या है, मुक्का थप्पड़ रूल कहता हूं मैं इसको, मुक्का थप्पड़। वो जो राइट हैंड रूल आप करते थे, स्क्रू रूल करते थे, लेफ्ट हैंड करते थे, वो सब नहीं करने का। देखो इधर बढ़िया तरीके से देखो, ये वायर ऐसे है, ठीक है, अब मुक्का बना दो, मुक्का बन गया, अपने थंब को उधर को रखो जिधर करंट जा रही है, देखो इस वायर में करंट ऐसे जा रही है, मतलब अंदर को, तो देख लो ये रख दिया मैंने थंब मेरा करंट के डायरेक्शन में, और फिंगर को ओपन उधर करना है जिधर पॉइंट है, जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो फिंगर को ओपन करो, देखो कर दिया, तो फिंगर है पॉइंट की डायरेक्शन में, अंगूठा यानी थंब है करंट की डायरेक्शन में, तो जो पाम है आपकी, पाम किधर है, डाउन, पाम की डायरेक्शन किधर है, डाउन, और डाउन क्या है, जेड की अपोजिट एक्सिस, देखो जेड का अपोजिट नेगेटिव जेड, तो मतलब माइनस के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस पे के कैप होता है ना, तो माइनस जेड पे माइनस के कैप नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए, बिल्कुल आसान बना दिया, ये ध्यान से समझ लेगा, ध्यान से समझ लेगा बॉस। अब क्या करेंगे, B2 वाले को देख लो, B2 यार ये तो सर ना सेमी सर्कल है, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है, प्लस म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू थीटा, कितना बनाना है, सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है, सेमी सर्कल जो होता है वो यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, सेमी सर्कल बनाता है पाई, तो बस इसकी जगह पाई लिख दो, और इसकी डायरेक्शन देख लो। देखो भाई इसमें जो करंट जा रही है, अगर वो करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है, देखना जब भी सर्कुलर वायर हो और क्लॉकवाइज करंट हो तो हमेशा नेगेटिव साइन लेना है, अगर करंट हो एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड का साइन हमेशा पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव का मतलब अंदर इनसाइड द प्लेन, पॉजिटिव का मतलब आउटसाइड द प्लेन। अब इसमें देखो करंट कैसी है, ऐसे जा रही है, अगर ये पूरी घूमती तो ऐसे घूमती क्लॉकवाइज, तो ये भी हो गया। और क्लॉकवाइज का मतलब देखो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे अंदर, और अंदर कौन सी एक्सिस है, ऊपर है जेड, ये अंदर नहीं है, ये एक्स, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स, ये नहीं है, ये एक्चुअली ये है इनसाइड द प्लेन, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ध्यान रखना। तो एक्स का अंदर वाला हो जाएगा माइनस आई कैप, एक्स का अंदर वाला क्या हो गया, देखो भाई समझना पड़ेगा, पूरा समझा रहा हूँ क्वेश्चन, पी वाई का क्यू का जरूर है पर पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला वायर ये रहा। अब अगर इस वायर को मैं ऐसे देखूं, ऐसे, तो यहां से स्टार्ट हुआ और कहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये बाहर आ रहा है, तो इसमें करंट ऐसे बाहर को आ रही है, लेकिन इसके इस एंड पे फिर से देखो ये परपेंडिकुलर है, ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर है और आर डिस्टेंस पे, तो फिर से यही हो जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज कर लो, अगर डायरेक्शन भी सेम आई तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना ना, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो फिर से वही है, एंड वाला केस है तो सेम है। अब देखो करंट है बाहर को, करंट है ये थंब इस तरीके से बाहर को रखो, ये रख दिया, देखो ऐसे समझो,
करंट इस बार आ रही है बाहर को, तो आपका जो थंब है वो बाहर को, और इधर है पॉइंट फिंगर इधर। देखो फिर से पाम डाउन है तो डाउन, फिर से डाउन। अगर आप लिखना चाहोगे तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू माइनस के ही लिखना पड़ेगा। देखो ये और ये सेम है, ये दोनों को ऐड कर दो और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू माइनस के कैप, ये बचा प्लस पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई ओवर 4 आर इंटू माइनस आई कैप। कॉमन देख लो क्या आ रहा है, कॉमन देखो जरा, म्यू नॉट है ना। आंसर भी देख लेना कैसा कैसा दे रखा होगा। आंसर भी देखो, इसने ना 4 पाई के टर्म्स में दे रखा है, तो पाई को ना कैंसिल वैंसिल मत करो आप, ये पाई ना कैंसिल मत करो, ये वाला ये पाई कैंसिल मत करो, ये एज इट इज रखो, पूरा कॉमन ले लो। देखो पूरा कॉमन लो अब, ठीक है। किससे? ये पाई यहाँ पे एज इट इज रखो और यहाँ पे भी पाई एज इट इज रखो, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं पूरा का पूरा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर में कॉमन ले रहा हूँ, माइनस साइन भी बाहर कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ से, यहाँ बच रहा है 2, ठीक है, तो ये बच रहा है 2 के कैप, और यहाँ बच रहा है प्लस पाई आई कैप, ये बच रहा है। चेक करें आप, चेक करें, 2 के कैप प्लस पाई आई कैप, 2 के कैप और बाहर है माइनस, बाकी आप समझदार है, ये माइनस है। दिस इज योर फाइनल आंसर। भाई देखो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन सारे कंसेप्ट है इसमें, आपको कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है, साइन पर भी ध्यान देना है, फॉर्मूले पर भी ध्यान देना है, हर चीज पे ध्यान देना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। बाकी आप ऑप्शन चेक करेंगे, मेरे को बताएंगे, मस्त तरीके से मचा डालेंगे। दिस इज द कंसेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, कोई ऐसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी आता है बहुत, मतलब इस पे क्वेश्चन में बहुत आते रहते हैं, बच्चे लोग ने यहाँ पे भी गलती कर देते हैं यार। मैं पहले बोलता हूँ यार फॉर्मूले को याद रखे जाया करो, है ना, समझ गए ना। तो फॉर्मूले बहुत जरूरी है, मैंने आपको बोला था फॉर्मूले बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देख लो, उसने बोला लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी। भाई जब लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहा है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहा है, उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे कितना होता था, म्यू नॉट एन आई होता था मिडिल पॉइंट पे। भाई यही होता था, म्यू नॉट आपको पता ही परमेबिलिटी है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, बट कौन से, पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ के नहीं, पर यूनिट लेंथ। आई क्या है, करंट है, तो ये बी किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, और म्यू नॉट की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितनी होती है बॉस, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है बॉस, है कि नहीं बॉस। इस पे ना लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इस फॉर्मूले पे। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, अगर टोटल टर्न्स हो गिवन क्वेश्चन में, तो टोटल टर्न्स का मतलब होता है इसकी जो लेंथ होगी और जो एक पर यूनिट लेंथ में जो टर्न्स है एन, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये है टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स। इस पे ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है, लास्ट ईयर भी आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है ये देख लेते हैं। चलो भाई, उसने बोला इफ द करंट इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ देन द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अभी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है इनिशियली, इसको मान लो B1 है बी, लेकिन वो बोलता है अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये n, इसको डबल कर दे। लेट्स सी, इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N1 है और इनिशियल करंट यहाँ पे I1 है, तो हम लिखेंगे B1 किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली लिख लो पूरा फॉर्मूला, ये म्यू नॉट N1 I1, ठीक है। और जब इसके नंबर ऑफ टर्न्स और पर यूनिट लेंथ और ये करंट चेंज कर दी जाती है तो फील्ड भी चेंज हो जाएगा, तो म्यू नॉट N2 I2 कर देंगे। ला यार क्या बात कर रहे हो यार, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 ओवर B2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो N1 I1 ओवर N2 I2 पुट कर दो जो भी गिवन है, मतलब एक फॉर्मूला मैंने बना दिया, वैसे तो डायरेक्ट भी दिख ही रहा था क्या करना है। तो देखो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B, B2 पूछ रहा है, इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं N, इनिशियल करंट दे रखी है I, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या किया उसने, चेक करो जरा, नंबर ऑफ टर्न्स को ना हाफ किया है, हाफ किया है, तो N का हाफ कर दिया, यानी N2 की जो वैल्यू दे रखी है वो इनिशियल टर्न से हाफ है, और I2 की वैल्यू दे रखी है वो इनिशियल करंट से डबल है, तो करंट को डबल कर दिया। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, N से N ये तो सब कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो B2 इक्वल टू तो B आ गया, B पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B सेम रहेगा। अगर ऐसे चेंज कर रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट को तो B तो सेम ही रहेगा, वैसे पता भी चल रहा था भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हाफ कर रहे हो उसको डबल कर रहे हो तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 डायरेक्ट भी आंसर पता चल रहा था, बट फिर भी मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया है, ये फॉर्मूला बता दिया कि इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे N पर यूनिट लेंथ का है टर्न्स, कैपिटल एंड टोटल टर्न्स है, अगर टोटल निकालने हैं और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे समझना। चलो भाई, चलो भाई आगे बढ़ो भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होते हैं, ये गिवन नहीं होता, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ये निकाल के यहाँ पुट करोगे तब जाके आंसर आएगा।
यस सर, अब हम समझदार हो गए हैं सर। अब हम समझदार। अब एक बहुत बेहतरीन सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि दो बार आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, तो फिर से आ सकता है। बहुत बेहतरीन है, थोड़ा पेशेंस रखना, मस्त तरीके से मैथमेटिक्स यूज होने वाली है इतने है। तो ये सर हियर वी आर, दिस इज द क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा था। एक क्वेश्चन से क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाओगे छुपा के, इस दिमाग को लगा दो, इतने ही लगा दो, खर्च कर दो, जितना खर्च करना उतना फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, उसने बोला लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड एज ए स्पाइरल ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स। लॉन्ग है, इंसुलेटेड है, कॉपर का बना वायर है, वाउंड किया गया है स्पाइरल फॉर्म में, चित्र में दिखाया गया बिल्कुल ऐसे। ऐसे है कहानी कुछ मेरी जुबानी। भाई मैं देखो रैंडमली बना रहा हूं, ऐसे ऐसे, ये इसका सेंटर होगा इस तरीके से। वायरल, इसको वायरल बोल रहा हूँ, स्पाइरल बनाया गया है, ठीक है। द स्पाइरल हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। मतलब ये चूंकि यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसकी इनर रेडियस ए है और उसकी जो सबसे बाहर की रेडियस है ये बी है। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो यहां से यहां तक होंगे। देखो सारे नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि वायर यहां से स्टार्ट होके यहां इधर आ रहा है, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल इस पूरी स्पाइरल में वो है एन। यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स है एन, वो कितनी लेंथ में है। देखो ये सेंटर से लेके ये बी है, ये ए है। अगर b माइनस ए कर दूं तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो b माइनस ए में नंबर ऑफ टर्न्स टोटल इतने हैं, इतनी लेंथ में, ठीक है। समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे, यस। आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन में है जी, आई फ्लो कर रही है करंट, जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताओ। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बस ये ध्यान रखो। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, करंट की डायरेक्शन दे रखी है, कैसे फ्लो कर रहा है। वैसे तो आप कैसे मान सकते हो, बट उसने दिया है, यस। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आप मान लेंगे, ठीक है। मान लिया करंट इसमें ऐसे जा रही है, मान लिया, ठीक है। तो जेड कंपोनेंट तो यही होगा, यही होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, हमें बताइए तो स्पाइरल है, लेकिन ये देखो सर्कल से मिलके बनी हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पहला ये अंदर वाला, फिर ये दूसरा, फिर बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स बना रहे हैं, ठीक है। तो पता है क्या करते हैं, इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है, जब बहुत सारे स्पाइरल होते हैं, वायर को ऐसे ऐसे लपेटा गया है, तो भाई इस लेंथ में तो एन नंबर है भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, हमें क्या पता कितने होंगे। तो हम क्या टेक्निक यूज करते हैं कि याद करो, जब एक पूरा कंप्लीट वायर होता था, कंप्लीट वायर जिसमें करंट आई कैरी कर रहा है, इसकी रेडियस आर है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे आप, सर्कुलर वायर की वजह से। याद करो, अभी तो लिखा था म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू एंगल बना रहा है थीटा। सेंटर पे पूरा वायर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई भाई, 360 डिग्री 2 पाई बनाएगा। तो ये वाला फंडा यूज करेंगे जब एक वायर है। लेकिन उसने बोला बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, देखो। तो हम क्या कर देंगे, इसके सेंटर से कहीं पे रैंडमली एक छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये छोटी सी स्ट्रिप। इस स्ट्रिप में जितनी भी जो भी करंट है वो सेम ही होगी, नंबर ऑफ टर्न जितने भी हो गए, यहां से डिस्टेंस मान लेंगे स्मॉल आर, और इस स्ट्रिप को 4 और कंसीडर करेंगे ऐसे, जैसे सेंटर है और ये स्ट्रिप मैंने कट कर लिया, ये छोटी सी स्ट्रिप मैंने कट कर ली यहां से यहां तक, ये वाले। और इस स्ट्रिप में जितने भी टर्न्स होंगे, चूंकि स्मॉल विड्थ की है, ये डिस्टेंस इसकी जो है डी आर मान लो, और इसकी डिस्टेंस यहाँ सेंटर से आर मान ली, और इसमें जो टोटल नंबर टर्म होंगे वो स्मॉल ही होंगे भाई। स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ में इतने टर्म्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, जो एक सिंगल वायर एलिमेंटल वायर की तरह काम करेगी। तो यहाँ सेंटर पे चूंकि स्मॉल इसकी विड्थ है, जो डिस्टेंस होती है, और इतने ही छोटे थोड़े से एलिमेंटल ये है, तो इसमें एलिमेंटल हमने नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए। तो एक एलिमेंटल रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, स्मॉल आएगा, फॉर्मूला ये रहा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, इंटू थीटा रहेगा 2 पाई, इंटू चूंकि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, एक नहीं है ये, बहुत सारे छोटे छोटे और भी टर्न्स हो गए, मतलब इस छोटी सी में भी बहुत सारे टर्न्स होंगे। तो टोटल टर्न से टोटल फील्ड निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। एक छोटी सी स्ट्रिप का फील्ड होगा इतना, इसमें अगर बहुत सारे टर्न्स है तो उन सारे टर्न्स का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फील्ड आ जाएगा। ये तो है स्मॉल एलिमेंटल का, जबकि ये स्पाइरल ए डिस्टेंस से स्टार्ट होके लास्ट तक कहीं बी तक जा रही है, तो टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके बी तक, और ये ए से लेके बी तक, क्योंकि सारे टर्न्स ए और बी के बीच में है।
समझ गए ना। देखो ये 2 पाई से कैंसिल, यहाँ बच जाएगा b, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन a से b, ये बन गया म्यू नॉट i, यहाँ बचेगा 2r, यहाँ बचेगा dn। देखो r वेरिएबल डिस्टेंस है, हो सकता है आप ये स्ट्रिप यहाँ पे कट करते तो डिस्टेंस यहाँ से चेंज हो जाती, हो सकता है इसके पास कट करते ये कम हो जाती, तो r वेरी कर रहा है तो हमें dn को रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो अब ये कैसे करेंगे, हमें पता है जो टोटल टर्न्स हैं वो b माइनस a डिस्टेंस में है और जो स्मॉल टर्न्स हैं वो dr डिस्टेंस में है, तो हमें तो ये निकालना है। तो ये याद रखना हमेशा, टोटल टर्न्स डिवाइड बाय डिस्टेंस, टोटल टर्न डिवाइड बाय डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो n बाई बी माइनस ए इंटू डी आर, ये आगे वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो इंटीग्रेशन आएगा a से b म्यू नॉट i ओवर 2r इंटू एन बाई बी माइनस ए इंटू डी आर भी है डी आर भी है, ऑपरेटर मिल गया इंटीग्रेट हो जाएगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो। तो b आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट आई एन भी बाहर और 2 भी बाहर, b माइनस ए भी बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में केवल a से b दैट इज डी आर ओवर आर। याद करो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स होता है, अगर नीचे x है तो dx, r है तो dr, ln ऑफ x होता है, नेचुरल लॉग होता है। तो ये तो रिजल्ट हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन तो पता है, तो क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट आई एन बाई 2 b माइनस ए इंटू ln ऑफ r और इसकी लिमिट लगा देंगे a से b, तो पहले यहाँ पे r की जगह अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट पुट कर दो बस, log b माइनस log a और log m माइनस log n को log m बाई n लिख सकते हो ना रेशियो में, तो म्यू नॉट आई एन ओवर 2 b माइनस ए इंटू ln ऑफ पहले b फिर a, दिस इज योर आंसर। याद भी रख सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ये आंसर याद भी रख सकते हो, ए बी की जगह कुछ और दे सकता है, R1 R2 दे सकता है, इस तरीके से रेडियस जरूर चेंज कर सकता है, बट कंसेप्ट सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, चेक कर लो, आप चेक कर लो, ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो अगर आप इस कंडीशन को याद रखना चाहो, कंसेप्ट तो आपके सामने है ही। समझ गए, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, धुरंधर टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे आगे और इस कहानी को बढ़ाते हैं आगे, और इस कहानी की इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है बॉस। ओके बॉस, तो घबराने का नहीं बॉस, घबराने का नहीं, समझ गए ना, घबराने का नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अपनी इस कहानी में। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत ट्रिकी है, बहुत बेहतरीन सा कंसेप्चुअल है, ऐसे उड़ा दोगे, बट इसके ना आने के चांस काफी रहते हैं, दैट्स व्हाई मैंने कंसिडर करा है। जितना छोटा, राज की बात बताओ, जितना छोटा उतना खोटा, यानी किसी को कम मत समझना, जिसको जितना हम कमजोर समझते हैं ना वही ले डूबता है बॉस, इसलिए तो हर तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए बॉस। तो क्वेश्चन में क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जिसका डायमीटर दे रखा है 0.5 mm, या स्ट्रेट वायर है, अगर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर बनाते हैं ना बॉस, ये वायर है, लेट्स सी ये वायर है और इसका डायमीटर दे रखा है पूरा, ये डायमीटर दे रखा है 0.5 mm ना कि मीटर, mm, कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर, इसमें जो करंट ये कैरी कर रहा है दैट इज I एंड दैट इज 1 एम्पियर, सही है। वो बोलता है कि अगर एक वायर है जिसका डायमीटर इतना है तो उसमें इतनी करंट है, वो बोलता है अगर इस वायर की जगह मैं दूसरा वायर ले लूं और उसका डायमीटर बढ़ा दूं, ये ऐसे ले लिया बड़ा मोटू सा ले लिया, देखो ऐसे, और इसका डायमीटर हमने D2 ले लिया 1 mm, भाई ये ज्यादा हो गया, डायमीटर 2 डायमीटर 1 से ज्यादा है, तो तू बताओ, क्या बताऊं, सेम करंट कैरी कर रहा है, अभी भी सेम करंट है, जो पहले थी 1 एम्पियर अभी भी सेम ही है, ओके। तो बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फार अवे, याद रखना, मतलब समझो बात को, उसने बोला स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी पूछ रहा है, बट कहाँ पे, फार अवे, इसका मतलब समझो, इस पे फोकस करो, जो कि फोकस नहीं करते हो आप, इस पे करो फोकस, इनसाइड नहीं पूछ रहा है। फार अवे का मतलब इस वायर से इसकी एक्सिस है मान लिया बाहर, इसकी एक्सिस से बाहर, फार अवे का मतलब एट आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहा है, यही तो ट्रिकी है, यही तो ट्रिक है, यही तो कंसेप्ट है, यही तो समझना है, लैंग्वेज ही तो समझनी है। तो बी क्या होता है, अभी बताया था मैंने, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अभी बताया था म्यू नॉट I 2 पाई r, ये देखो ये सब सेम है, I भी सेम है, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर वो फार अवे पूछ रहा है तो फार अवे डिस्टेंस
डिपेंड ही नहीं कर रही डायमीटर पे। डायमीटर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो डिस्टेंस से मतलब है, पॉइंट की डिस्टेंस गिवन नहीं है तो सबके लिए सेम मानेंगे ना। फार अवे बोला है दोनों के लिए तो सबके लिए सेम मानेंगे, तो बी भी सेम होगा, तो बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी दोनों के लिए सेम होगा फार अवे पे। डायमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमीटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? ऑप्शन चेक करो, ट्वाइस द अर्लियर सेम एज द अर्लियर, यही सही है, आगे पढ़ो ही मत, यही सही है। हमें वायर का पतला मोटा होने से क्या मतलब है? फार अवे मतलब दोनों वायर से बाहर का पॉइंट है और सेम डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है, दोनों के लिए सेम बोल रहा है ना, फार अवे दोनों के लिए, तो बी सेम रहेगा क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इस वायर से बाहर 2 सेंटीमीटर पे, इस वायर से बाहर 4 सेंटीमीटर पे, तब सॉल्व करते, तब कैसे करते? b1 बाई b2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो r2 बाई r1, ये होता r2 और ये होता r1, तब सॉल्व करते। या इसके अंदर होता पॉइंट, तब चेंज हो जाना था क्योंकि डायमीटर अलग अलग है, फिर डिस्टेंस मैटर करनी थी, मतलब जो भी देता वो है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, आप समझ गए होंगे। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे हर कैटेगरी क्वेश्चन हम बढ़िया तरीके से कवर करेंगे यार। आपके PYQs आपकी ना स्ट्रेंथ बढ़ा के जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस देके जाएंगे अगर आप सीरियसली। देखो भाई, मेरा क्या है, अपन ने तो बस पढ़ाना ही है, डायलॉग सुना अक्षय कुमार का। आपका फर्ज बनता है, यहाँ पे आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप शिद्दत के साथ इसको देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दोस्तों, चाहने से कुछ नहीं होगा, करना ही पड़ेगा बॉस, करना ही पड़ेगा आपको, समझ गए ना? ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है? एंजॉय करो, पढ़ो मस्त तरीके से, क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ, डरने का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है इसका, दोनों एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, पूछे जा रहे हैं, दोनों में फिर से पूछे जा सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। उसने बोला क्वेश्चन में कॉइल है इन द शेप ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, या सच दैट, क्या बोल रहा है, सच दैट B is in this plane of the coil, ठीक है सर, सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। If due to the current I the triangle a torque act on it, then the side L of the triangle is, पता क्या सिचुएशन है, ऐसे समझो, समझ लो। एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे आपने कॉइल ली है, ठीक है, कॉइल, उसकी साइड L है और इससे मैग्नेटिक फील्ड आपने, मतलब मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पास करा दिया है। मैग्नेट के पोल रख के इसके पीछे के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड पास करा दिया। तो भाई जब मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो बात समझने वाली है, तो इंडक्शन हो जाएगा, करंट इंड्यूस होगी, मतलब वहां पे टॉर्क लग सकता है। याद रखना हमेशा, जब भी कोई कॉइल, कोई भी लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसमें करंट है और उस करंट की वजह से वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। वो टॉर्क अगर आपसे पूछा जाता है तो टॉर्क आप निकाल सकते हैं कैसे? MB sin थीटा से, इस बात का ख्याल रखना। और ये जो M है ये डाइपोल मोमेंट होता है और M को आप लिख सकते हो I इंटू ए, में अभी बताया था। जब भी करंट कैरिंग, मान लिया करंट ऐसे कैरी कर रहा है, वो करंट कैरिंग लूप हो तो उसका डाइपोल मोमेंट ये होता है IA, करंट कैरिंग लूप की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई बार मैग्नेट है जिसका ये S पोल है, ये N, इनके बीच की डिस्टेंस L है, तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है इसकी पोल स्ट्रेंथ इनटू साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस, तब ये यूज करते हैं बार मैग्नेट के लिए। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इजी है, दैट्स व्हाई मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो आप लिखेंगे IA B साइन ऑफ थीटा, और चूंकि ये इस तरीके से फील्ड और ये प्लेन है, परपेंडिकुलर लेना है हमेशा, 90 साइन 90 ले लेना है, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क आपके पास बचेगा IAB। और दोस्तों बात ऐसी है ना, उसने पूछा है इस कॉइल की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल, इसकी साइड L है तो L की वैल्यू बता दो इस कंडीशन में। तो हम ना एरिया की वैल्यू पुटअप करेंगे, और एरिया क्या होता है √3/2 साइड का बाई 4 साइड का स्क्वायर। तो एरिया की जगह मैं लिख सकता हूँ √3/4 इंटू L का स्क्वायर। पटक डालो ना जरा, पटक डालो, ये 4, ये L स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 टाउ बाई IB √3 इक्वल टू L स्क्वायर। तो यहाँ से L निकाल सकते हो, तो L आ जाएगा 4 ऑफ टाउ ओवर √3, आप देख सकते हैं IB, और इसकी पूरी की पावर 1/2। आगे आपने जैसे भी ऑप्शन दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो 4 की पावर 1/2 है तो 2 बार आ जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 1/2 मतलब 2 की पावर 2 2 कैंसिल,
अरे यार 4⁻1/2 का मतलब √4 मतलब 2, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 बाहर रख लो टाउ बाय √3 IB और इसकी होल पावर 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करो चेक करो। तो भाई लोग तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और बेहतरीन तरीके से उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन हमारा इजी भी गलत हो सकता है बॉस। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट एज वेल एज फॉर्मूला। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास दे रखा है जिसके पास 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब है, यानी 10⁻28 एटम्स है उसके पास पर मीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम में है कि नहीं। चलो पर मीटर क्यूब मतलब पर यूनिट वॉल्यूम आप मान सकते हैं एक तरीके से। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एट टेम्परेचर 350 केल्विन इज 28 × 10⁻⁴। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात कर रहा है जिसको हम याद करो चाय से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो चाय बोलता हूँ, पता नहीं क्या बोलते हो, ठीक है। तो ये दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी 2.8 दे रखी है। 2.8 × 10⁻⁴ है क्या? यस -4 है। और कितने टेम्परेचर पे है ये? मान लिया इनिशियल है तो टेम्परेचर कितना है 350 केल्विन है। केल्विन में अगर ये डिग्री में होता तो केल्विन में कन्वर्ट करना है। ऑलवेज टेक द टेम्परेचर केल्विन। जब भी मैग्नेटिक जब भी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात करेंगे तो टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना है। अब पता क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है इट्स ससेप्टेबिलिटी एट 300 केल्विन। बताओ मतलब अगर इतने टेम्परेचर पे इतनी है तो इसकी ससेप्टेबिलिटी निकालो जब टेम्परेचर T2 चेंज हो गया 300 केल्विन हो गया। पहले ज्यादा था अब कम ही हो गया। तो आपको देखो ना, ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट सा मतलब सर फॉर्मूला बेस्ड है। सर फॉर्मूला क्या होगा सर? वही तो याद होना चाहिए, वही तो है, इसलिए तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखो याद रखना मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये रिलेशन याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ भी आ सकता है, ये ससेप्टेबिलिटी है, ये टेम्परेचर है, ये ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई कुछ भी आ सकता है ना आपके एग्जाम में, ये रिलेशन याद रखो। चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप लिखेंगे चाय1 चाय2 T2/T1। तो T2 कितना है सर? 300, T1 350। ये दे रखा है कितना सर? 2.8 × 10⁻⁴। ये निकालना है, ठीक है। और ये कैंसिल, ये आ गया 30, ये आ गया 35। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3.26 × 10⁻⁴ आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ। तो 2.8 × 10⁻⁴ × 35/30 यहाँ से सॉल्व कर लेना। और चाय2 निकल के आएगी 3.26, राइट। 7 × 10⁻⁴ इतनी आएगी ससेप्टेबिलिटी। बाकी तो कैलकुलेशन है, वो तो आप उड़ा डालोगे। कंसेप्ट बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, कैसे करना है, कहाँ पे गलती हो सकती है, ये भी पता चल गया। तो इसे हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर लेने का। कैसे देख लेते हैं ना। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी है, पढ़ना पड़ेगा पेशेंस के साथ, लेकिन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट भी पता चल जाएगा। ओवरऑल हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। उसने बोला एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन हैज ए स्मॉल बार मैग्नेट। ठीक है सर, ठीक है। द मैग्नेट एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। आपको पता है जब भी मैग्नेट के, जैसे हमारे पास अगर मैग्नेटिक निडल की हम बात करें, मैग्नेटिक निडल है, मान लें ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब भी कभी ये अपने ऑसिलेशन करे अपनी एक्सिस के अबाउट और उसका टाइम पीरियड पूछे तो हमेशा याद रखना 2π√m/m/b ये होता है फॉर्मूला। याद रखना आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर वो बार मैग्नेट है इस तरीके से बार फॉर्म में है SN, ठीक है, ऐसे ही होगी ना, ये तो मैंने आपको बताया, ये ऑसिलेट कर रही होगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसका टाइम पीरियड है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M इज द डाइपोल मोमेंट, दिस इज डाइपोल मोमेंट। और मैंने बताया मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच। इसको छोटे हम को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। याद रखना, इतना तो बताइए सबको। और BM मैग्नेटिक फील्ड। अब डिपेंड करेगा इनमें से कौन सेम है, किस पे T डिपेंड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि वो जो मैग्नेट है ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो इनिशियल टाइम पीरियड आपका 2 सेकंड दे दिया, T1 मान लो 2 सेकंड टाइम पीरियड, अगर ये ऑसिलेट कर रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आगे क्या बात कर रहा है, आगे बात कर रहा है बॉस,
इन अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 24 माइक्रो टेस्ला, यानी बी की वैल्यू दे रखी है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल दे रखा है 24 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, और टाइम पीरियड उस जब इतना मैग्नेटिक फील्ड है और वो ऑसिलेट कर रही है तो इतना टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकंड। अब वो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अगर व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड, समझना, 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस ऑपोजिट टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग अ करंट कैरिंग वायर। मतलब वो ये कह रहा है कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था आपका 24, मान लिया वो इधर था 24, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ये अच्छा पॉइंट है। उसके अपोजिट आपने बाद में एक नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया 18 माइक्रो टेस्ला का। तो बताओ जब ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आपने एक नया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है बाय यूजिंग सम मींस, तो उसका टाइम पीरियड अब कितना हो जाएगा। तो यार दिख रहा है आपको, जब ओरिजिनल इतना था तो टाइम पीरियड 2 सेकंड था जब वो ऑसिलेट कर रही थी, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रही थी। अब इसके अपोजिट आपने 18 कर दिया, तो देखो अपोजिट करने का मतलब, इसके अपोजिट का मतलब 24 माइनस 18 बचेगा, तो नया मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगा 24 माइनस 18 एंड दैट इज 6 माइक्रो टेस्ला बचेगा, क्योंकि इसके अपोजिट आपने इसको प्रोड्यूस किया है, तो ये इसकी 24 की वैल्यू का अपोज कर रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये वैल्यू निकालेंगे बस। उसके बाद अब वो जो मैग्नेट है वो इतने मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रही है केवल, मतलब इस क्वेश्चन में ना तो आई चेंज किया, ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चेंज किया, केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है। तो केवल टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, ये नहीं चेंज, सब कांस्टेंट, तो 1/√में बी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहां से रिलेशन बना देंगे T1/T2 अंडर रूट में, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, B2 ऊपर जाएगा B1 नीचे आ जाएगा, इनवर्सली है ना भाई, B2 ऊपर B1 नीचे। T1 कितना है 2, T2 क्या है निकालना है, अंडर रूट में B2 कितना है 6, B1 कितना है 24 ओरिजिनली, क्योंकि 18 के अपोजिट होने से 6 बच गया था, कैंसिल। इसको लिखोगे अंडर रूट में 4 को लिखोगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = T2। देखो ना ये 2 नीचे है तो इधर होगा, ये इधर होगा, तो T2 आ जाएगा 4 सेकेंड। तो भाई इतना टाइम पीरियड होगा। वो तेज घूमेगी, देखो पहले जब 24 माइक्रो टेस्ला था, क्योंकि देखो ना टाइम पीरियड जो है वो अंडर रूट बी है, अगर बी बढ़ाओगे तो टी कम होगा, बी घटाओगे तो टी बढ़ जाएगा, वही हो रहा है। अपोजिट आपने यहाँ पे क्रिएट किया था तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, तो देखो टाइम पीरियड बढ़ गया, पहले 2 था 4 हो गया, तो वो अब उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 हो गया। तो बढ़ने का मतलब हो गया देर लगाएगा वो अपने ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, देर लगाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। समटाइम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट कर देता है, डायपोल मूवमेंट को चेंज कर देता है, तब ये टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट m पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। तब आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी दोनों को भी कर सकता है ना, बस की तो आप समझदार हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आ चुके हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस जर्नी में, आपके एग्जाम को क्रैक कराने में। PYQs है, सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और सेम क्वेश्चन रिपीट होकर भी आ सकते हैं, कंसेप्ट तो ऑब्वियसली यूज होगा। मस्त तरीके से अब आपकी बारी है, इसका पक्के तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। DPP इसी वीडियो के लिंक में आपको मिलने वाली है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की फर्स्ट भी जो वीडियो थी, सेकंड थी, मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको मिल जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिज्म वाला पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लेना, सारे क्वेश्चन ईमानदारी के साथ, तभी मजा आएगा यार, मेरे को भी अच्छा तभी लगेगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताया करो, शर्माते क्यों, कंजूस क्यों बनते हो, बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे को पता चले ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज ये इसको छुपाया मत करो, ठीक है, कमेंट किया करो, बताया करो, अच्छा लगे तो प्रेज भी कर दिया करो, है जी, प्रेज का मौका कौन नहीं होता है कि नहीं, आप भी मैं भी हम सब होते हैं, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो बता दिया करो यार, ठीक है, कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप क्या चाहते हो और बेटर वे में हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमने एग्जाम को क्रैक करना है, इससे बढ़िया कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती। दोस्तों को भी सबको दिखाओ, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाओ चीज़ों को, जितनी ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ेंगी उतनी मज़ा आने वाला, उतना ही मोटिवेशन बढ़ने वाला है। मोटिवेशन देखो, मेरा खाना ना मोटिवेशन, मेरी टीम का खाना मोटिवेशन है, ठीक है। जैसे आपके लिए आपकी नॉलेज है, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरे को आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन चाहिए, वो कैसे मिलेगी, इस वीडियो को आगे पहुँचाएंगे, लाइक जो भी करना है, मतलब वो जो करते हैं यार, सब्सक्राइब वगैरह करवाना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे को अपने दिमाग की सोच बताना कमेंट वगैरह करके, समझ गए ना, यस। बाकी मस्त तरीके से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो मस्त तरीके से हम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, उसके टॉप 10 से टॉप 15 PYQs के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।